हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को हमने बहुत अच्छा से डिटेल में डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे हम बाद में करेंगे, बट आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने रखे हैं। जितने भी थ्योरीज इस चैप्टर के पहले हम कवर कर लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल को बनाएंगे। क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़े हुए रहेंगे तो क्वेश्चंस को मिक्स करना और मिक्स करके क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना में मजा आता है। किसी एक बेसिक टॉपिक से डायरेक्ट सवाल बनाना वो फिर बोर्ड्स लेवल का बात हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम पूरा सब पढ़ के उसके बाद मिक्स करके सवाल को करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग एक टॉपिक से, नाम है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है यहां से समझना स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या समझते हो एनीबॉडी? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक कलर का बॉडी यस, ब्लैक बॉडी आर दोज बॉडीज विच एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट फॉल ऑन इट। लाइट भी क्या है? एक तरह का रेडिएशन से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे? जो सारे लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक कलर की बॉडी को ब्लैक बॉडी नहीं कहते हैं। कमिंग बैक, सो व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, किसी ब्लैक बॉडी को जब हीट किया जाता है ना बच्चा, तो क्या होता है? इट इमिट्स थर्मल रेडिएशंस। इससे एक रेडिएशन निकलता है और इसे हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। व्हाई थर्मल रेडिएशन? क्योंकि हीट करने की वजह से निकल रहा है और हीट इज समहाउ रिलेटेड टू थर्मल। थर्मल वर्ड कहां से आ रहा? हीट से आ रहा। क्लियर है कि नहीं? इसको हम क्या कह देंगे? थर्मल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। बच्चा, अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसको हीट करेंगे तो इससे थर्मल रेडिएशन निकलेगा। लेट सपोज कि ये भी ब्लैक बॉडी है, इसको हीट करेंगे तो इससे भी रेडिएशन निकलेगा, बट दोनों रेडिएशंस में डिफरेंसेस है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि जो थर्मल रेडिएशन होगा इससे जो निकलेगा वैसा ही इससे भी निकलेगा। बोलने का मतलब इसका जो रेडिएशन निकलेगा इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी अलग होगा दूसरे के कंपैरिजन में। इसीलिए लिख रहा है यहां पे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन दीज रेडिएशंस, अब इन रेडिएशंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए, किनके बारे में? थर्मल रेडिएशंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। टू एक्सप्लेन दीज रेडिएशंस, मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट का नाम क्या है? मैक्स प्लैंक, पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये भाई साहब ने एक थ्योरी लाया, नाम क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? यहां पे थर्मल रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्मल रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज हमने लिखा है। आप स्क्रीनशॉट इस चीज को आराम से ले सकते हैं पहले, फिर हम डिस्कस करना चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेडिएंट एनर्जी विच इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट continuous but discontinuous in the form of small discrete packets of energy. Each such packets of energy is called a quantum. इस पूरा चीज को एक बार में हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या ये पहला लाइन आप लिख चुके हैं? सभी को स्क्रीनशॉट तो ले चुके होंगे आप लोग लिख चुके हैं। हम उसको मिटाते हैं ताकि हम समझा पाए। क्लियर है कि नहीं? हमको थोड़ा स्पेस चाहिए। चलिए इस चीज को मिटा दिया। अब यहां पे सारे चीजों को हम जहां जो चीज को लिखने के लिए बोलेंगे आप वहां लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं इस पूरा पॉइंट का। मान लीजिए कि कोई रेडिएशन आ रहा है बच्चे, हो सकता है ये रेडिएशन किसी ब्लैक बॉडी से निकला हो या हो सकता है ये कोई रेडिएशन ब्लैक बॉडी की तरफ आ रहा हो। ध्यान दीजिएगा, इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। The radiant energy which is emitted or absorbed by the black body is not continuous but discontinuous. पहले बात तो ये कि जो वेव्स आप दिखा रहे हैं, जो रेडिएशंस आप दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। दिख रहा है बीच बीच में गैप्स है, यस और नो। और ये जो आपको गैप्स दिख रहा है, ये जो चीज आपको दिख रहा है, जो जगह दिख रहा है यार, ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे क्या है? स्मॉल पैकेट्स है। क्या है?
स्मॉल पैकेट से, ये छोटे छोटे स्मॉल पैकेट से मिल करके ये पूरा वेब बना है, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्लैंक क्या बोल रहा है, ये छोटे छोटे पैकेट्स से मिल करके क्या बना है, ये वेब बना। और ये पैकेट्स किस चीज का पैकेट है? चॉकलेट का पैकेट, एनर्जी का पैकेट है। देखिएगा ध्यान से, यहां पे ध्यान से लिखा हुआ है, देखिएगा, कंटिन्यूअस नहीं होता है बट डिसकंटिन्यूअस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो पैकेट्स आपको दिख रहा है, ये पैकेट्स किसका पैकेट है? एनर्जी के पैकेट्स है। और ये एनर्जी के पैकेट्स से मिलकर के ये वेब बना है, ये बोल रहा है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एनर्जी के पैकेट्स से मिलकर के क्या बना है, ये वेब बना है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। ये जो पैकेट्स हैं सभी को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। कई जगह तो क्वांटा लिखता है, क्वांटा का मतलब सभी के बारे में बात हो रहा है। और एक के बारे में बात करें तो हम क्या लिखेंगे? क्वांटम। एक के बारे में बात करें तो क्या लिखेंगे? क्वांटम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो थर्मल रेडिएशंस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से बने होते हैं। और उन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम। सभी को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्वांटा। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है बच्चा? ठीक है। देखिए ध्यान से, एक बात यहां लिखा हुआ है, स्पेशल केस है। इन केस ऑफ लाइट, अगर ये लाइट है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये रेडिएशन क्या है? लाइट है। लाइट के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि आपको पता है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और रेडिएशन भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और यहां पे अगर बात करें क्या है, अगर ये लाइट है जो चल रहा है वेव, अगर ये लाइट है तो जो इसे आप क्वांटम कह रहे हो, क्वांटम नहीं कह के क्या कहोगे? फोटोन कहोगे। पढ़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वांटम को ही क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। इन केस ऑफ लाइट ओनली। क्लियर है? बोले समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिए। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला ये जो वेव आपको दिख रहा है, जो रेडिएशन आपको दिख रहा है, वो किससे बना होता है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स से बने होते हैं। और वो पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। अगर इन फॉर्म ऑफ लाइट दिख रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं? फोटोन कह देते हैं। बस इतना। तो अगर ये एनर्जी का पैकेट्स है तो सवाल है कि ये एनर्जी का पैकेट्स किस बात पे डिपेंड करता है? एनर्जी का पैकेट्स किस बात पे डिपेंड करता है? तो बोल रहा है एक पैकेट में जो एनर्जी है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक पैकेट में जो एनर्जी है, एक पैकेट का बात हो रहा है, ईच पैकेट का बात हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। किसका रे? फ्रीक्वेंसी का। ये जो वेव चल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडिएशन का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हम बच्चा हटा दें, ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखना आपको जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? E इज इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे H। क्या लगाएंगे? कांस्टेंट H। H इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। H को क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। तो क्या फॉर्मूला आया? E इक्वल टू H न्यू। कोई बच्चा इस चीज को ऐसे लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू H C बाई लैम्डा। बोलिए नहीं लिख सकते हैं क्या? सर न्यू इक्वल टू क्या होता है? C बाई लैम्डा होता है, तो हम ये चीज भी लिख सकते हैं। तो नाउ यू कैन से कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। एनर्जी यहां पर क्वांटम का फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वेव का, उतना ज्यादा उसके एनर्जी होंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये बातें आपको लिखना जरूरी है। और H क्या है बच्चा? हमने बोल दिया आपको ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। कितना होता है? 6.62 एग्जैक्टली बताएंगे। 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, अगर एसआई में बात हो, जूल सेकेंड। याद रखिएगा, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। याद रहेगा? क्लियर है कि नहीं है? चीजें नोट करना जरूरी है, चीजें नोट करना जरूरी है। बोलिए यहां तक क्लियर है? हमने कहां पर बोला ये सब चीज लिखने के लिए?
हियर, आप यहां पर लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां पे डिस्कशन हो रहा है। आप ये जो आपने जो ये ड्राइंग बनाया, ये ड्राइंग को कहां लिखना चाहिए? ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, आपको यहां लिखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन किया यहां है, सेकंड पॉइंट जो एक्सप्लेन किया वो ये है, अब थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? आप लिख लीजिए अभी, अगर जगह नहीं है, फेयर करेंगे ना तो आप ठीक से लिख लेंगे, वो चीज स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े क्या? इज इट ओके विद दैट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चा यहां पे जो एनर्जी के बारे में बात की वो एक फोटोन का है या एक क्वांटम का है? किसका है? एक क्वांटम का है। अगर टोटल एनर्जी का बात करें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हियर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर क्वांटा। विल बी सम होल नंबर क्वांटा। होल नंबर क्वांटा का मतलब क्या होता है? यहां बोलना चाह रहा है कि अगर टोटल एनर्जी आपका E है तो E इक्वल टू आप एच न्यू नहीं लिख सकते हो, क्या करना होगा? एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये होल नंबर क्या है? अरे कितना क्वांटा है मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वांटा का एनर्जी कितना है? एच न्यू है, और मान लो 1000 को क्वांटा से मिलकर के बना है ये वेव, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस और नो? यहां लिख देते हैं वेयर n is इंटीजर। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और इंटीजर कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर डालिएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। या तो एक से तो वेव बनेगा नहीं, एक क्वांटा से वेव बनेगा क्या? समझ में आ रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप कुछ भी बैठा सकते हैं। यहां पे ये बात का मतलब समझ में आया कि विल बी सम होल नंबर क्वांटा। इसका मतलब यह है कि E इक्वल टू एच न्यू के जगह पे हम क्या लिखा करेंगे? E इक्वल टू एन एच न्यू, क्योंकि वी डोंट नो द नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इन दिस रेडिएशन। अगर पता है तो बैठाएंगे, लेकिन E इक्वल टू एच न्यू मत लिखिएगा। E इक्वल टू एच न्यू का मतलब क्या है? एक क्वांटा का एनर्जी आप लिख रहे हैं। यस और नो? समझ में आ गया है? बातें क्लियर है? दिस पॉइंट मस्ट बी रिटन बिलो दिस। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्या क्वांटम थ्योरी समझ में आ गया है? क्वांटम थ्योरी क्लियर है? अगर क्वांटम थ्योरी क्लियर है, ये वैल्यूज याद रखिएगा, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बहुत इस्तेमाल होगा आगे, फिर बाद में मत बोलिएगा सर फिर से बताइए। 6.62 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकंड होता है। अर्ग में निकाल सकते हैं आप इस चीज को। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अर्ग में भी निकाल सकते हैं। लिख दे क्या? यहां पे -34 की जगह -27 हो जाएगा, और कुछ नहीं। अगर अर्ग में लिखना है तो क्या लिखोगे? 6.62 इंटू 10 to the power -27 अर्ग सेकेंड। काहे हुआ ऐसा? ठीक है, फिजिक्स वाले टीचर से पूछिएगा। आगे बढ़े क्या हम? तो आगे बढ़ेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम समझने जा रहे हैं। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, 12 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? क्या कह रहा है? व्हेन रेडिएशंस ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। नाउ सी, this is a surface of metal. Let's suppose this is a metal. Okay, now this is the surface of metal. आपको पता है किसी मेटल के सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नहीं पता है? अगर मेटल है भाई तो मेटल हमेशा तैयार रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नहीं पता है? बता रहे हैं, सुनो, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है बता रहे हैं, सुनिए इस चीजों को। आपको पता है अगर कोई मेटल है जैसे कि सोडियम आपको दिखता है, फटाक से ये क्या बनाने का कोशिश करता है? Na+ बनाने का कोशिश करता है। Na+ क्यों बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रहा कि नहीं? और अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस की तरफ, उसको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मेटल। This is any metal. Okay, now एक रेडिएशन आया, ध्यान दीजिएगा, एक रेडिएशन इस पे फॉल किया, इसके सरफेस पे फॉल किया। जैसे इसके सरफेस पे रेडिएशन फॉल करेगा, यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा,
और ये जैसे इसको एनर्जी मिलेगा इस सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो रेडिएशन आया है, कोई भी रेडिएशन आने पे सरफेस पे टकराएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फोकस कीजिएगा। When radiations of certain minimum frequency, एक कम से कम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए भाई? अरे कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस में है उसको निकाल पाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे जो जो आप बोल सकते हैं रेडिएशन आ रहा है, उसका अगर एनर्जी आपसे बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे? E इक्वल टू एच न्यू नो, इक्वल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी देगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आगे जाके इसका एक नाम देंगे, नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे लिख देंगे हम, चिंता मत कीजिए। अभी आप मान के चलिए न्यू नोट क्या है बच्चा? यहां लिखा हुआ है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। क्या है? न्यू नोट। इतना फ्रीक्वेंसी होना ही चाहिए वेव के पास। इतना फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोलेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं बोल सकते हैं क्या? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को पाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सर, ताली मार दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तब क्या होता है? सरफेस से बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आप देख रहे हैं ये घटना, इसी घटना को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नाम पड़ा भाई? फोटोन आके गिर रहा है, ये एनर्जी किसका है? फोटोन का है। अगर ये रे है किसका? लाइट का रे है। आपको पता है ना, क्वांटम को क्या बोल देते हैं फिर वहां पे हम? फोटो बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। यस और नो? तो मान लीजिए कि लाइट वेव्स आ रहे हैं, मेटल पे टकरा रहे हैं, सरफेस पे टकरा रहे हैं और सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? ये जो घटना हो रहा किसके वजह से हो रहा? फोटोन के वजह से हो रहा है, इसीलिए नाम क्या दे दे रहा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां तक तो समझ में आया सर, फोटोन तो समझ में आया, इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा है? इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा है यहां समझ में आएगा, देखिएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर निकलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? बोलो रे, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सुनिएगा ध्यान से। और अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ध्यान दीजिएगा, यहां ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो चलेगा भी ये इलेक्ट्रॉन, और इसके चलने के वजह से, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं? इसके चलने के वजह से, इसके चलने के वजह से क्या आएगा? द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड या इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रॉन के चलने के वजह से क्या आएगा? एक करंट आएगा, उस करंट को हम क्या कह देंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो, फोटो का मतलब हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक, लाइट के वजह से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और इस वजह से दोनों को कंबाइन करके क्या बोला गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन आपका मन में यह आएगा, सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां तार और कुछ नहीं है, करंट कैसे बह जाएगा? बुड़बक बना रहे का? तुमको समझाने के लिए बात बताया। इधर ध्यान दे भाई, एक ट्यूब ले ले तू, एक ट्यूब ले ले तू, समझना है ध्यान से, समझना है कि नहीं समझना है? नहीं समझाएंगे? अरे समझाएंगे, बड़ा करके बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर एक प्लेट लगा लीजिए, इधर एक प्लेट लगा लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? इधर चलिए एक बैटरी लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए। चलिए बैटरी लगा दी, ध्यान से समझिएगा, चलो ध्यान से समझिएगा। अरे भाई साहब यहां पे एक तो छोटा सा होल कर दिए, छोटा सा इसलिए होल किए ताकि यहां से रेडिएशंस आ पाए, रेडिएशन आकर के इस मेटल पे टकराए। जैसे इस मेटल पे टकराए, अगर इसके पास मिनिमम एनर्जी जो होना चाहिए वो है, मिनिमम एनर्जी बोले तो एच न्यू नोट होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू नोट होना चाहिए। अगर है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को इससे निकालना शुरू करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू करेगा? इधर चलना शुरू करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेगा बचवा, तो उसका उल्टा तरफ करंट फ्लो करना चालू करेगा। इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, आपको पता है। ऐसा क्यों है?
तो 12 का विषय है, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास 10 में इतना तो पढ़े हैं कि जिधर नेगेटिव चार्ज चलता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर चल रहा है बच्चा तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो करंट इधर से फ्लो होकर के निकलेगा। यहां पे इसका मतलब बैटरी का डायरेक्शन हमने गलत लिया है, ऐसा बैटरी का डायरेक्शन ले लीजिएगा, ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट, इधर से करंट फ्लो होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तार से निकलेगा करंट बचवा, ऐसे और ऐसे चलेगा करंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये जो करंट है इसी करंट को क्या कह रहे हैं? कहां गया रे? इस करंट को क्या कह रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिख रहा है यहां पे लिखा हुआ है। तो बोलेंगे नहीं यहां कैसे करंट चल गया? अब समझ में आया क्या किए? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हमको ये घटना रोकना है, हमको नहीं होने देना है, ये काम नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे जानते हो? फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे? नहीं, फ्रीक्वेंसी उतने देंगे तब वो कम करना है। तो आगे समझते हैं। ठीक है, इसको कम करने का क्या उपाय है? जो लाइट गिर रहा था अभी भी वही लाइट गिर रहा है या वही रेडिएशन गिर रहा है, तब भी हम इसको रोक सकते हैं। इसका एक उपाय है, आगे हम बात करेंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट आता है उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए रेडिएशन के पास जो एनर्जी होना चाहिए उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बातें हमने अभी तक सीखा। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिख रहा है देखिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ the metal has at least a minimum frequency, that is mu naught, called threshold frequency। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जो रेडिएशन किसी सरफेस पे जाके टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, उसके पास एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। उसी मिनिमम एनर्जी को उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। वो नहीं लिखे हैं ऑब्वियसली, समझ पा रहा कि नहीं आ रहा? जो बोले थे वो लिख दिए। अब एक चीज समझते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या लिख रहा है? द मिनिमम पोटेंशियल। बच्चा इसको समझने से पहले एक बार और जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए उसको डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ा सा छोटा सा बना रहे हैं, अभी आपको दिखाए हम ड्राइंग। इधर एक प्लेट लगा हुआ मेटल का, इधर एक प्लेट लगा हुआ मेटल का। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सुनो ध्यान से देखना। यहां कोई बैटरी वैटरी नहीं लगा हुआ अभी, मान के चलो। तो यहां पर क्या किए थे? एक जगह छोड़ दिए थे जिससे क्या आ सके? रेडिएशन आ सके। सो हियर रेडिएशन इज कमिंग, ऐसे रेडिएशन आ रहा है। तो रेडिएशन आने के बाद अगर इसके पास उतना एनर्जी है, उतना फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होता है? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो इस तार में क्या आ जाता है बच्चा? करंट आ जाता है। इस करंट को क्या कहते हैं? फोटो करंट कहते हैं। बोले क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो करंट है, इस करंट का वैल्यू हमें जीरो करना है। ये करंट नहीं आना चाहिए। तो ये करंट कब नहीं आएगा? ध्यान से देखिए। अगर करंट ऐसा आ रहा है तो यहां बैटरी अगर आप जैसा है, मतलब बोलने का मतलब अगर इधर प्लस प्लेट लगा हुआ रहे और इधर माइनस प्लेट लगा हुआ रहे तो करंट का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस से निकलता, आपको पता है, क्लास 10th में तो इतना तो पढ़े हैं। लेकिन अगर इस प्लेट को रिवर्स कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। इधर प्लस कर दिए, इधर माइनस कर दिए, तो अब क्या होगा बताइए जरा। ये प्लस कर दिए, ये माइनस कर दिए, अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट खींचना स्टार्ट करेगा इधर। तो जितना जाना था गया। अब क्या करेगा? धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने से रोकेगा। अगर उधर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट इधर कैसे आएगा? मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भी कैसे आएगा? धीरे धीरे एक ऐसा पोटेंशियल आ जाता है उस जिस जगह पे पोटेंशियल का मतलब इस बैटरी का वोल्टेज कितना है ये बता रहे हैं कि किस वोल्टेज का ये बैटरी हम लगाएं, वो भी उल्टा डायरेक्शन में लगाएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा था इधर, अब वो मूव ना कर पाए। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा था इसी वजह से फोटो करंट आ रहा था, समझ में आ रहा? अगर मूव करना बंद कर देगा तो क्या फोटो करंट आ पाएगा?
नहीं आ पाएगा तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे हम? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सीधा सीधी बोल रहे हैं, जिस पोटेंशियल पर फोटो करंट बनना स्टॉप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। बस बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? कैसे होगा थोड़ा बहुत मैकेनिज्म समझाने का प्रयास किया, जो कि आपको क्लास 12 में डिटेल में पढ़ना है, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बहुत डिटेल में वहां पे हम बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे, कि स्टेप करके बताना होगा। इतना जल्दी आप 2 मिनट में इसको बताना पॉसिबल नहीं, फिर भी ट्राई किया समझाने का। बस इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से बंद करना है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करने बंद किया तो करंट बंद हुआ। करंट बंद हुआ मतलब I = 0, दैट इज फोटो करंट = 0। जहां पे फोटो करंट 0 हो जाएगा उसी को हम क्या कह देंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसके नीचे अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ऐसा पोटेंशियल जिस जगह फोटो करंट का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या लिख रहा है? दी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। क्यों लिख रहे हैं वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी? अरे वेलोसिटी ही तो रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पे ध्यान दें तो क्या होता है? ½ mv²। तो वेलोसिटी का मतलब ही एक तरह से बोल सकते हैं किसी का काइनेटिक एनर्जी, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा। ये रहा मेटल का सरफेस, ये आया रेडिएशन, यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, या फिर देखिए यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये कितना तेजी से जाएगा, कितना वेलोसिटी के साथ जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आएगा उसके पास मेटल से, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या कह सकते हैं उसके पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? याद रखिएगा, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि उसके इंटेंसिटी पे। आगे लिखा हुआ है यहां पे, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? बहुत बार समझाए हैं, स्ट्रेंथ बता रहे हैं बच्चा। इंटेंसिटी का मतलब कौन बोला तुमको? ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर, वो हम बहुत बड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। इंटेंसिटी को ब्राइटनेस नहीं कहते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस, ओके, सॉरी, ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, दैट्स ओके, बट ब्राइटनेस इज नॉट इंटेंसिटी। लेट मी बी क्लियर, ओके? तो हम यहां कह रहे हैं इंटेंसिटी का मतलब सिंपल ये समझिए, उसका स्ट्रेंथ। तो किसी भी वेव का या रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होगा वो इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, या कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना स्ट्रेंथ वाला रेडिएशन आ रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना इंटेंसिटी है उस रेडिएशन का, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, द नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब यह है कि अगर किसी का इंटेंसिटी, रेडिएशन का इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा, दैट इज फोटो करंट होगा। इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बाहर निकलेगा, जल्दी जल्दी नहीं निकलेगा, ज्यादा बाहर निकलेगा। फोकस कीजिए इस बात पे। जल्दी जल्दी कब बाहर निकलेगा? जो रेडिएशन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा होगा, इंटेंसिटी नहीं। क्लियर है कि नहीं? ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको फंसाता है एमसीक्यू में, बात को समझिएगा। क्लियर है कि नहीं है? वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, और कितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा वो किस बात पे डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन आ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? चलिए एक और बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम 5th पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, आइंस्टाइन ने इस पे वर्क किया और एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, चलिए उस पे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब एक मेटल के सरफेस पे रेडिएशन आता है
तो सरफेस में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये बाहर चले आते हैं। यस और नो, बोलिए समझ में आ रहा है? सुनिएगा ध्यान से। ये जो रेडिएशन आ रहा है उसका एक एनर्जी होगा। लेट सपोज इसका जो एनर्जी है वो क्या है, E इक्वल टू एच न्यू। क्या है? E इक्वल टू एच न्यू। लेकिन बच्चा इसको कितना चाहिए, बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? इसको चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो इसको क्या चाहिए? कम से कम एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए? न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसका मतलब एक एनर्जी चाहिए जो कि क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को एक सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। लेकिन आप थ्रेशोल्ड एनर्जी दे नहीं रहे हैं, आप एनर्जी क्या दे रहे हैं, मान लेते हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आपने दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कितना करेगा एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लीजिए इसके पास एक थ्रेशोल्ड एनर्जी था जो उन्होंने यूज किया, और यूज जैसे ही किया इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? बाहर आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा? मूव करने लगा। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करने लगा तो इसके पास क्या आ गया? एक काइनेटिक एनर्जी। सुनिएगा ध्यान से। तो आपने जो एनर्जी दिया एच न्यू दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया। कितना किया? एच न्यू नोट किया। यस और नो? और ये जो बाहर निकला वो एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हमने ये एनर्जी दिया, हमने नहीं, ये रेडिएशन के पास ये एनर्जी था। उसमें से एक हिस्सा थ्रेशोल्ड एनर्जी था जो इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने के लिए यूज किया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बाकी जो एनर्जी बचा हुआ था वो चलने में काम आया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है ना भाई? एनर्जी तो कंजर्व्ड होगा। अगर ये रेडिएशन आ रहा है, इसके पास जो भी एनर्जी है वो किसी और एनर्जी के फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है। कौन सी एनर्जी? एक तो आपको दिख रहा है इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसे दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और निकलने के बाद वो चलने के लिए चाहिए एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी को मिला करके क्या होगा? पहले जो एनर्जी आपने दिया था दैट इज, बोलिएगा जरा, दैट इज एच न्यू। ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको अगर हमें निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा ना? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, दिस मच दैट इज एच न्यू। इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस एच न्यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कितना होगा? एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, एच न्यू। एच न्यू क्या है? कि एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ है। समझ में आ रहा? माइनस, यहां माइनस लिखा हुआ है। और क्या है कि कितना ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया एनर्जी। कितना इलेक्ट्रॉन कितना एब्जॉर्ब करता है उसे वो क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ करेक्ट है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पर बच्चा लोग क्या लिखने जा रहे हैं, ये वाला चीज के बाद आप ये चीज डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है बच्चा, तो इसीलिए वी मैक्स लिख दीजिएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी का बात करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। तो आप लिख सकते हैं एच न्यू की जगह एच सी बाई लैम्डा, माइनस एच न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नोट। अच्छा, एक और नया चीज आ गया, लैम्डा नोट बाई न्यू नोट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा नोट को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यू नोट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा नोट को क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ है वो, कम से कम वेवलेंथ है। न्यू नोट क्या है? कम से कम फ्रीक्वेंसी है। बोलिए समझ में आ रहा है? तो बच्चा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। स्क्वायर यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? एच और सी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से मिल जा रहा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। बोलिए क्लियर है? सो दिस इज नोन एज आइंस्टाइन दिस और दिस। ध्यान दीजिएगा, ये दो जो चीज का बात कर रहे हैं, ये या एक ही बात है, दोनों को ही क्या कहते हैं? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम यहां लिख देते हैं बच्चा। यहां पे जो न्यू नोट है वो क्या है और लैम्डा नोट क्या है? क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कोई प्रॉब्लम? दोनों का डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलेंगे?
इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो जरा, द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। बस यहीं फंसेगा बचुआ, बस। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और याद रखिएगा जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इसका रिवर्स होता है। देखा बचुआ, मार कैसे होता है साइंस में, मार कैसे होता है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject out an electron from metal surface is called threshold wavelength। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा भाई। और जब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी भाई। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहीं पे हो जाता है अभी गड़बड़ सब। क्लियर है, ये है आइंस्टाइन का इक्वेशन। अब इस आइंस्टाइन के इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे, ऑब्वियसली यहीं पे बातें थियोरेटिकली खत्म होता है। तो आज हमने अभी तक क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ा और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लिया। तो लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल, क्या पढ़ा था, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीजें पढ़े थे। सुनो ध्यान से, यहीं पे एटॉमिक मॉडल खत्म नहीं हो गया, एटॉमिक मॉडल आगे है। क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल। और बोर एटॉमिक मॉडल में ये रेडिएशंस के बारे में थोड़ा बहुत क्लियरिटी का जरूरत था, इसलिए पहले हमने बीच में इस चीज को पढ़ा दिया कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ लिए और फोटो इलेक्ट्रिक। तो नेक्स्ट क्लास में हमको क्या पढ़ना है, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।